नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं AGECON 211 का पेपर सॉल्यूशन। AGECON 211 का पेपर सॉल्यूशन है 211 का पेपर सॉल्यूशन है वो लेके आया हूं। और इसमें आज अपन बात करने वाले हैं कि जो अपने एग्रीकल्चर फाइनेंस है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपरों को आज सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के अपन सबसे पहले बात करेंगे 2019-20 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। AGECON एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और अपन को कितना किस क्वेश्चन के अंदर है वो लिखना है, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पहली डेफिनेशन है एग्रीकल्चर फाइनेंस। कृषि वित्त क्या होता है, कृषि वित्त के बारे में अपन इसको डेफिनेशन लिखनी है। तो कृषि वित्त क्या होता है, तो कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित कोई भी कृषि वित्त होता है वो ग्रामीण विकास और कृषि संबंधित गतिविधियां होती है, उन कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए कार्यों के संपादन एवं संपादन से संबंधित ऐसी वित्तीय संस्था है या ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जो उसके आपूर्ति, थोक, वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन की। तो अपनी अगली डेफिनेशन है क्रेडिट, साख या ऋण। क्या है क्रेडिट, साख, ऋण या लोन बोलते हैं अपन जिसको, लोन। तो अपन को बताना है कि क्रेडिट क्या होती है, साख, ऋण या लोन क्या होता है। तो क्रेडिट या लोन वह धनराशि होती है जो किसी निश्चित उद्देश्य, निश्चित परिस्थितियों में ब्याज के साथ में प्रदान किया जाता है, जिसे बाद में है वो चुकाया जा सकता है। तो ऋण की बात करूं, मैं क्रेडिट की बात करूं तो क्रेडिट क्या होता है कि क्रेडिट वो धनराशि होती है जो किसी निश्चित परिस्थितियों में निश्चित उद्देश्य से है वो लिया जाता है, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लिया जाता है और ब्याज के साथ में अपन लेते हैं उस धनराशि को और कुछ समय बाद में उसको अपन वापस चुका देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट, साख या ऋण बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जोखिम वहन करने की क्षमता क्या होती है। रिस्क बियरिंग एबिलिटी के बारे में बात करते हैं रिस्क बियरिंग एबिलिटी क्या होती है, जोखिम वहन करने की क्षमता क्या होती है। तो ये एक ऋण प्रबंधन की सिद्धांत है। जो रिस्क बियरिंग एबिलिटी है ये एक ऋण प्रबंधन का सिद्धांत है। क्या है, ऋण प्रबंधन का सिद्धांत है। ऋण का प्रबंधन है जो लोन मैनेजमेंट है उसका है सिद्धांत है। ऋण प्रबंधन के तीसरे सिद्धांत के अनुसार ऋण दाता संस्था यह सुनिश्चित करना होता है कि कृषक के पास उत्पादन नहीं होने की स्थिति में वो धन है, ऋण है, वो वापस कैसे चुकाएगा। यहाँ पर एक जो उत्पादन होता है वो कम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में ऋण चुकाने की उसके पास क्षमता है या नहीं है, ये सब है जो ऋण जोखिम वहन करने की क्षमता है। रिस्क एबिलिटी जो योग्यता होती है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी होती है, उसके अंदर है देखा जाता है। ये ऋण प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत है। उसके अनुसार जो ऋण देने वाली संस्था होती है, ऋण दाता संस्था होती है, ये सुनिश्चित करती है कि ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास में ऋण चुकाने की योग्यता है या नहीं है। अगर उसकी जो धन है वो कम प्राप्त होता है, उसको उपज कम प्राप्त होती है तो वो कहाँ से चुकाएगा, उसको अपन बोलते हैं रिस्क बियरिंग एबिलिटी। अब बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन की। तो अगली डेफिनेशन है अपनी इनकम स्टेटमेंट या आय विवरण क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट या आय विवरण की मैं बात करूं तो एक विशेष अवधि के दौरान किसी भी इकाई के द्वारा उत्पन्न आय और उस आय से संबंधित आय और व्यय का एक जो लेखा जोखा रखते हैं, अपन दस्तावेज रखते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। एक लाभ और हानि खाता या एक आय वितरण वित्तीय दस्तावेज है। इसको अपन लाभ या हानि खाता भी बोल सकते हैं या इसको अपन आय वितरण या इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी यह जानते हैं। विशेष अवधि के लिए एक इकाई के द्वारा उत्पन्न आय और व्यय का खुलासा करता है। ये क्या करता है, विशेष अवधि के दौरान एक इकाई से अपन को जो आय और व्यय प्राप्त होता है उसका है वो खुलासा करता है। और ये प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग है, कोई भी अपन योजना बनाते हैं उस योजना या प्लानिंग के लिए यह एक इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन की, कोऑपरेशन या सहकारिता के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपन कि कोऑपरेशन क्या होता है, सहकारिता क्या होता है, उसके बारे में मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स
तो सहकारिता क्या होती है कि अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकारिता कहलाता है। सहकारिता या कोऑपरेशन की मैं बात करूं कि सहकारिता या कोऑपरेशन क्या होता है, तो अगर बहुत सारे व्यक्ति, अनेक व्यक्ति या संस्था ने मिलकर किसी एक कार्य को करने के उद्देश्य से मिलती है और मिलकर कार्य करती है, मिलकर प्रयास करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन डिफरेंट के बीच बारे में, अंतर के बारे में। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का पहला अपन देखते हैं। अंतर की बात करूं अगर मैं, तो पहला अंतर है वो है कि स्वत परिसमापन क्या होता है और आंशिक परिसमापन ऋण क्या होता है। क्या है स्वत परिसमापन ऋण और आंशिक परिसमापन ऋण क्या होता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स और प्रेडेटरीली लिक्विडेटिंग लोन्स है वो क्या होते हैं, स्वत परिसमापन ऋण और आंशिक परिसमापन ऋण। स्वत परिसमापन ऋण ने ये इस प्रकार के ऋण से है, खरीदे गए साधनों के द्वारा बहुत जल्दी आय प्राप्त होती है। जो स्वत परिसमापन ऋण है, इससे अपन को है जो अपन कोई भी स्रोत या कोई भी साधन खरीदते हैं ऋण लेके, उससे अपन को जल्दी आय प्राप्त होती है। बल्कि जो आंशिक परिसमापन ऋण होता है, इससे अपन को खरीदे गए साधनों के द्वारा कुछ समय बाद में है वो आय प्राप्त होती है। इस प्रकार के ऋण को अगर मैं स्वत परिसमापन ऋण की बात करूं, तो इस प्रकार के ऋण को अपन 6 से 18 माह के अंदर चुकाते हैं। कब चुकाते हैं, इस प्रकार के ऋण को अपन को 6 से 18 माह के अंदर चुकाना होता है। जो स्वत परिसमापन ऋण होता है, इसको अपन वापस 6 से 18 माह के अंदर चुकाते हैं। जबकि जो पार्टली लिक्विडेटिंग या आंशिक परिसमापन ऋण होता है, इसको अपन है 2 से 5 वर्ष में चुकाते हैं। कब चुकाते हैं, 2 से 5 वर्ष के अंदर है वो वापस चुकाते हैं। दूसरे में बात करूं तो स्वत परिसमापन ऋण होता है, ये कम समय के लिए है वो दिया जाने वाला ऋण होता है। क्या, कम समय के लिए ये ऋण दिया जाता है। जबकि आंशिक परिसमापन ऋण होता है, ये अधिक समय के लिए दिया जाता है। उसके बाद में मैं और अंतर की बात करूं, जो स्वत परिसमापन ऋण होता है, परिसमापन ऋण, इससे अपन को कम समय में अधिक लाभ मिलता है। स्वत परिसमापन ऋण से कम समय के अंदर अधिक लाभ मिलता है। जबकि आंशिक परिसमापन ऋण से अपन को लागत अधिक होती है और लाभ कम प्राप्त होता है। जैसे स्वत परिसमापन ऋण का एग्जांपल है एग्रीकल्चर लोन या फसल ऋण। क्या, जो फसल ऋण है, क्रॉप लोन है वो, और आंशिक परिसमापन ऋण का है वो ट्रैक्टर ऋण, डेयरी ऋण, वो होते हैं अपने आंशिक परिसमापन ऋण। दूसरा है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में अंतर बताना है अपन को। परिसंपत्ति, किसके बीच में अंतर बताना है, परिसंपत्ति और लायबिलिटीज यानी कि देनदारियां। लायबिलिटीज परिसंपत्ति, परिसंपत्ति की मैं बात करूं तो कोई भी अपना भवन हो गया, कोई भी अपना फर्नीचर हो गया, जिससे अपन को भविष्य में उससे लाभ प्राप्त होता रहता है। जैसे कोई भी अपना सिटी के पास में कोई अपना प्लॉट मान लेते हैं, उससे अपन को भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। अगर उसको अपन बेचेंगे तो अपन को उससे लाभ प्राप्त होगा। उसको अपन असेंट्स या परिसंपत्ति बोलते हैं। जबकि लायबिलिटीज क्या होती है, देनदारियां क्या होती है, तो देनदारियां होती है वो भविष्य में किसी से ऋण है उसको चुकाना होता है, उसको अपन लायबिलिटीज बोलते हैं। अपन ने किसी से ऋण ले रखा है, उसको अगर अपन भविष्य में चुकाएंगे, उसको चुकाना पड़ेगा, उसको अपन लायबिलिटीज बोलते हैं। और जो परिसंपत्तियां होती है, वो अपने पास कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है, उससे अपन को भविष्य में वो लाभ प्राप्त होता है, उसको अपन परिसंपत्तियां बोलते हैं। तो संपत्ति को भविष्य में नकदी में बदला जा सकता है। जैसे मैंने अभी बात की थी प्लॉट की, कोई भी अपने सिटी या शहर के पास में कोई अपना प्लॉट है, तो उसको अपन भविष्य में नकदी में बदल सकते हैं, उसको बेचकर अपन लाभ कमा सकते हैं। जबकि जो देनदारियां होती है या लायबिलिटीज होती है, वो एक ऋण है जिसे भविष्य में निपटाना होता है। अपन ने मान लो किसी से ऋण ले रखा है, उसको ऋण को अपन को भविष्य में देना है, तो उसको अपन देनदारियां या लायबिलिटीज बोलते हैं। और अपने पास कोई चीज है, उसको अपन भविष्य में नकदी में बदल सकते हैं, पैसों में बदल सकते हैं, उसको अपन एसेट्स या परिसंपत्ति बोलते हैं। एसेट्स वित्तीय संसाधनों को संदर्भित करती है जो भविष्य में आर्थिक लाभ प्रदान करता है। एसेट्स होती है वो वित्तीय संसाधनों को संदर्भित करती है जिससे वो अपन को भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। जबकि जो लायबिलिटीज होती है, ये वित्तीय दायित्व को प्रभावित करती है। क्या, वित्तीय दायित्व को है जो परिभाषित करती है, जिससे है निकट भविष्य में चुकाने का अपना आवश्यकता होती है। उसके बाद में मैं बात करूं तो एसेट्स होती है, परिसंपत्ति होती है। एसेट्स मूल्यह्रास योग्य वस्तु है। एसेट्स है वो मूल्यह्रास योग्य वस्तु है। एसेट्स से अपन को है हमेशा ये मूल्यह्रास हो सकता है। जबकि जो लायबिलिटीज है ये गैर मूल्यह्रास वस्तु होती है। इसको है अपन एसेट्स को है हमेशा ही दाईं ओर लिखते हैं। जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस
बैलेंस शीट के एसेट को दाई तरफ लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं? दाई तरफ लिखते हैं। जबकि लेबिलिटीज होती है, लेबिलिटीज को अपन बैलेंस शीट के बाई तरफ लिखते हैं। ये ध्यान रखना। एसेट्स को अपन राइट साइड लिखते हैं बैलेंस शीट के, और जो लेबिलिटीज होती है उसको अपन बाई लेफ्ट तरफ लिखते हैं। इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एसेट्स होते हैं, एसेट्स को दो भागों में बांटा गया, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और जो परिसंपत्ति होती है जिसको अपन लेबिलिटीज बोलते हैं, देनदारियां होती है, लेबिलिटीज को भी दो भागों में बांटा गया है, करंट लेबिलिटीज और नॉन करंट लेबिलिटीज। इनके मैं एसेट्स की बात करूं तो इनके एग्जांपल भवन, फर्नीचर, और लेबिलिटीज का एग्जांपल है वो है बैंक ऋण, या अपन जिसको बैंक लोन बोल सकते हैं, वो होता है इसका एग्जांपल। अब मैं इसे आगे बात करूं तो अगला अपना क्वेश्चन है टिप्पणी के बारे में, पांचवें क्वेश्चन। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन की बात करूं स्टूडेंट्स कि रीजनल रूरल बैंक क्या होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स होती है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, उनके बारे में अपन को बताना है। इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, लगभग एक ऐसे 1.5 पेज के अंदर ये अपने को लिखनी होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत में 43 रूरल रीजनल बैंक है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और प्रत्येक ग्रामीण रूरल बैंक जो रीजनल रूरल बैंक होती है, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के साथ में भारत सरकार की निगरानी में कार्य करता है। जो 43 रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ये प्रत्येक जो रीजनल रूरल बैंक होती है, ये राज्य सरकार और उससे संबंधित जो बैंक होती है उसके द्वारा है, जो भारत सरकार की निगरानी में कार्य करती है। उसके मैं बात करूं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक होती है, भारतीय अनुसूची वाणिज्य बैंक है। भारतीय अनुसूची वाणिज्य बैंक है। कैसी बैंक है? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, ये भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक है, और इन्हें हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थानों के रूप में डिजाइन किया गया है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, इनको हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थान, हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थानों के रूप में वर्गीकृत डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं अपन इनके कार्य। तो छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों, कारीगरों, बैंकिंग सुविधाएं और ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना होता है। अगर मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य की बात करूं तो इसका कार्य होता है कि जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, छोटे और सीमांत किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को, कारीगरों को ऋण प्रदान करना, बैंकिंग से संबंधित उनको सुविधाएं प्रदान करना। उसके अलावा गाँव के अंदर जो छोटे उद्यमी होते हैं, उन उद्यमियों को भी ऋण प्रदान करना, इनका ये मुख्य कार्य होता है। उसके बाद मैं और बात करूं तो शुरुआत है इसकी। मैं अगर बात करूं कि शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 के अध्यादेश 1976 के आरआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। जो 26 सितंबर 1995 रिजर्व बैंक का है, जो आरआरबी का है, जो अध्यादेश जारी हुआ था, इस अध्यादेश के तहत 1976 के अंदर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की है वो शुरुआत की गई थी, और जिससे है वो कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग ऋण सेवाएं प्रदान की जा सके। इसे नरसिम्हा समिति की सिफारिश के तहत है वो शुरू किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है नरसिम्हा समिति। जो नरसिम्हा समिति थी, इस नरसिम्हा समिति की सिफारिश के तहत है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत है वो की गई। रीजनल रूरल बैंकों की है वो शुरुआत की गई। पहली मैं अगर बैंक की बात करूं तो जो है नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर है वो इंदिरा गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के समय है वो लागू किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि 70% से अधिक गरीबी भारतीय है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए है ये किया गया। फर्स्ट आरआरबी बैंक की मैं बात करूं, फर्स्ट रूरल ग्रामीण बैंक की मैं बात करूं तो इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन सी थी? प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करूं तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जिसे है वो मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। कहां पर खोला गया था? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है वो मुरादाबाद यूपी के अंदर है वो किया गया था। कहां किया गया था? मुरादाबाद यूपी के अंदर। मुरादाबाद यूपी है जो उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई।
और इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक है, इसकी आय वो नाम था। इसकी कुल आरंभिक राशि की मैं बात करूं तो कितनी थी? 5 करोड़ थी। कितनी थी? इसकी कुल आरंभिक राशि थी वो 5 करोड़ थी। ये अपन को ध्यान रखना है, इनको अपन को है पॉइंटों के अंदर है, एक एक चीज को आराम से है वो लिखना है। और उसके इसकी स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1975 में की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 के अंदर, 1975 के अंदर है वो की गई थी। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर की गई। प्रथमा ग्रामीण बैंक उसका नाम था। और इसकी जो आरंभिक राशि थी वो थी 5 करोड़ रुपए। उसके बाद में 2 अक्टूबर 1977 को 1976 को 5 अन्य ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई थी, जिसकी कुल आरंभिक राशि थी वो थी 100 करोड़। 5 करोड़ से कितनी कर दी गई? 100 करोड़ रुपए वो कर दी गई थी। पूर्वी भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक है वो गैर ग्रामीण बैंक था, जिसे मालदा पश्चिम बंगाल में खोला गया था। अगर मैं पूर्वी भारत की बात करूं तो पूर्वी भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक था वो गौर ग्रामीण बैंक था। कौन सा था? गौर ग्रामीण बैंक, जिसका नाम था ये है वो मालदा वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर खोला गया था। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना छठा कि ऋण विश्लेषण में कृषक ऋण ग्राही की पुनर्भुगतान क्षमता। ऋण विश्लेषण में कृषक ऋण ग्राही की पुनर्भुगतान क्षमता की विवेचना कीजिए और भारतीय कृषकों की कमजोर पुनर्भुगतान क्षमता के कारणों की भी व्याख्या कीजिए। अगर मैं क्रेडिट एनालिसिस की बात करूं, ऋण विश्लेषण की बात करूं कि ऋण विश्लेषण क्या होती है, तो ऋण विश्लेषण होता है कि ऋण देने से पहले जो ऋण देने वाली संस्था होती है ये जांचती है, परखती है कि जो किसान ऋण लेकर जा रहा है वो किसान वापस ऋण को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। उन सब के बारे में वो चेक करते हैं कि ऋण देने वाली संस्था ऋण देने से पहले तथा ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण देने से पहले ऋण का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है। ऋण देने वाली संस्था को ऋण देने से पहले और ऋण लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ऋण लेने से पहले है उनका विश्लेषण अच्छी तरीके से वो करना चाहिए। ऋण विश्लेषण करना आवश्यक है क्योंकि हम जिसे ऋण देते हैं वो ऋण लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है, उसके बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। ऋण की जांच के लिए हम क्रेडिट विश्लेषण के 4R एवं 3R सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं। ऋण विश्लेषण के लिए है अपन क्रेडिट विश्लेषण या ऋण विश्लेषण के 4R सिद्धांत और 3S सिद्धांत का है अपन ध्यान रखते हैं। 3C सिद्धांत 4R सिद्धांत और 3C सिद्धांत के बारे में अपन को ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं रीपेमेंट कैपेसिटी। जो ऋण लेने वाली होती है उनको वो वापस योग्यता है या वापस देने की योग्यता है या नहीं। ऋण प्रबंधक दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत के अनुसार यह देखा जाता है कि क्या किसान के पास ऋण को निश्चित समय पर निर्धारित किस्तों में भुगतान करने की क्षमता है या नहीं है। किसान को प्राप्त अतिरिक्त आय ऋण भुगतान की निर्धारित किस्तों में समय अनुसार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह भी अपन को ऋण विश्लेषण के तहत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी है रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द इंडियन फार्मर। जो इंडियन फार्मर है, भारतीय किसान है, इनकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है उनके बारे में अपन बात करते हैं। किसानों का अशिक्षित होना, समय पर पैसे नहीं आना, प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलें खराब होना, इनके कारण है वो रीपेमेंट में है किसान, भारतीय किसान है वो कमजोर होते जा रहे हैं। एक तो अशिक्षित है, उनके पास समय पर पैसे नहीं आते हैं, खराब मौसमी आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण है वो फसलें खराब हो जाती है, समय का अभाव रहता है, विषय वस्तु की कमी, अनुभव कम होना, जानकारी होने वाले व्यक्ति से और न मिलना, इनके कारण है वो रीपेमेंट में भारतीय किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड है अपन को नाबार्ड के कार्य और नाबार्ड के उद्देश्यों के बारे में अपन को विस्तार से इनका वर्णन करना है, इनका डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के कार्य और नाबार्ड के उद्देश्यों के बारे में अपन को बात करना है। नाबार्ड के फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो ये नाबार्ड के फुल फॉर्म आप याद कर लेना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। न्यू टाइप के अंदर पूछ सकती है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को है वो नाबार्ड की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। अब इनके अपन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एम्स की बात करें अगर अपन, इनके एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो बैंकिंग प्रणाली के द्वारा ग्रामीण विकास और कृषि के लिए एक शीर्ष पुनर्वित्त संस्था का कार्य करती है। बैंकिंग प्रणाली के द्वारा है जो ग्रामीण विकास और कृषि के जो कृषि है, कृषि के लिए एक जो शीर्ष पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करती है। विकास बैंक की प्रभावशाली भूमिका निभाती है। इस बैंक के द्वारा समस्त ग्रामीण विकास के लिए रुपए उधार देने के कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाता है। जितने भी अब ग्रामीण विकास करते हैं उनके लिए रुपए उधार देने का इन सब का है वो विकेंद्रीकरण है, वो इस नाबार्ड के द्वारा है वो किया जाता है। उसके बाद में मैं और बात करूं इससे आगे, तो अगला है कि पंचवर्षीय योजनाओं से अंतर्गत, अगले में अगर उद्देश्य की बात करूं तो अगला उद्देश्य है अपना पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कार्यों को तेजी से विकसित करना। जो जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं आती है प्रत्येक 5 साल में, इन योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण जो विकास होता है इसको तेजी करना। पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों को अधिक धन देकर कृषि में क्षेत्रीय असमानता को कम करना। जो पिछड़े हैं और जो अविकसित क्षेत्र है इनको है अधिक धन देकर कृषि में वो कृषि असमानता होती है, क्षेत्रीय असमानता होती है, इसको समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। उनके बाद में मैं और बात करूं उद्देश्यों की, तो अगला है कि विशेष रूप से छोटे कृषकों को अधिक सहायता प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। छोटे कृषकों को अधिक धनराशि प्रदान करना, अधिक ऋण है वो प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। कृषि में ऋण देने के लिए बैंक अधिकारियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करना। कृषि सेक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें ऋण देने के लिए जो जितने भी बैंक अधिकारी होते हैं इनको है तकनीकी जानकारी प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब मैं बात करूं कार्य कि जो अपना नाबार्ड है इसके क्या कार्य है, तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तकला आदि के लिए पूर्ण वित्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन मिश्रित ऋण की सुविधाएं वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रदान करता है। कोई भी अपन कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तकला आदि को पूर्ण वित्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक या मिश्रित प्रकार के ऋण होते हैं। उन ऋणों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं वाणिज्य बैंकों की सहायता से सहकारी बैंकों एवं है जो उनसे प्रदान करता है। नाबार्ड अपने कार्यकर्ताओं द्वारा शोध एवं विकास कार्य भी करवाता है। नाबार्ड अपने कार्यकर्ता होते हैं नाबार्ड के, उनके द्वारा है शोध एवं विकास का कार्य भी करवाता है, जिससे कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके। नाबार्ड ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में संस्थागत और गैर संस्थागत व्यवस्था को है वो सुदृढ़ करके ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी प्रकार के ऋण होते हैं वो सब इनके कार्य होते हैं मुख्य रूप से। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी समस्याओं का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करवाकर उनके अध्ययन के आधार पर केंद्र व राज्य सरकार को है रिजर्व बैंक को आवश्यक सलाह है वो देता है। नाबार्ड क्या करता है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को विशेषज्ञों के द्वारा है उनका अध्ययन करवाता है और उन जो समस्याएं होती है उनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार तथा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उनको है वो सलाह देता है। सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों को अपनी शाखा स्थापित करने या स्थान बदलने के लिए नाबार्ड के माध्यम से रिजर्व बैंक को आवेदन करेगा। नाबार्ड के माध्यम से सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों के अपनी शाखाएं बदलने या फिर स्थान बदलने के लिए वो आवेदन करते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन इन डिटेल्स। अपन बात कर रहे थे छठे क्वेश्चन के बारे में कि एक्सप्लेन द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इन डिटेल्स, यानी कि अपन बात कर रहे थे कि
जो सहकारिता होती है, सहकारिता के अनिवार्य सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करो। सहकारिता के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन प्रिंसिपल्स की अपन को बात करनी थी। बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहकारिता के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें पहला आता है, वो आता है इक्वेलिटी या समानता। पहला सिद्धांत क्या है, समानता या इक्वेलिटी, समानता या इक्वेलिटी। अगर मैं इक्वेलिटी की बात करूं, समानता की बात करूं, तो सहकारी समिति के तमाम सदस्यों का एक समान अधिकार होना चाहिए। जो सहकारी समिति होती है, कोऑपरेटिव कोई संस्थान होती है, उनके सभी सदस्यों को है एक समान है वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, उसके बीच में इक्वेलिटी होनी चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूं तो दूसरा है इकोनॉमी या मतभेद। जो भी सदस्य होते हैं, सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, उनको अपने कार्य को है किफायती धनराशि के अंदर है वो पूरा करना चाहिए। हर सदस्य में ये योग्यता होनी चाहिए, उनके अंदर इकोनॉमी मितव्ययिता होनी चाहिए। सहकारी समिति अपना हर कार्य किफायती के साथ करती है, जिससे हर सदस्य में किफायती की भावना पैदा होती है, अर्थात धन की बचत होती है। कोई भी सहकारी है संस्थान है, कोई भी सहकारी संस्था होती है, वो अपने कार्यों को किफायती ढंग से करती है, यानी कि उनमें धन की बचत करती है, पैसों की बचत करती है। तो जो भी सहकारी के सदस्य होते हैं, उनके भी है वो मितव्ययिता का भाव होना चाहिए, किफायती ढंग से कार्य करने की क्षमता है वो होनी चाहिए। दूसरा है यूनिटी या एकता। तीसरा अगले मैं बात करूं तो उसके अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। दूसरा इकोनॉमी मितव्ययिता होनी चाहिए। तीसरी यूनिटी या एकता होनी चाहिए। एकता समिति की एक रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार मनुष्य या कोई भी और बड़ा जो कोऑर्डिनेटर जीव होते हैं, उन कोऑर्डिनेटर जीव के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो उनको पूरे शरीर को स्थिर करती है, पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। उसी प्रकार है एकता भी है, वो जो यूनिटी है वो भी सहकारिता की रीढ़ की हड्डी है। सहकारिता का सिद्धांत है एक सब के लिए और सब एक के लिए। सहकारिता का क्या सिद्धांत है, इनका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, एक सब के लिए। एक व्यक्ति होता है वो सब के लिए होते हैं, और सब व्यक्ति है एक के लिए होते हैं। कोई भी अगर किसी एक के अंदर विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो सभी है उन प्रतिकूल परिस्थितियों से है वो लड़ते हैं, और सब एक के लिए, एक सब के लिए है, इनके अंदर की भावना होनी चाहिए। अगला है इनका स्वेच्छा से होने चाहिए, वॉलंटरी होने चाहिए, वो एसोसिएशन होने चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। सदस्य बनने के लिए या किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी किसी संस्था का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, स्वेच्छा पर निर्भर करता है। सदैव सदस्य पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता है। सहकारिता के जितने भी सदस्य होते हैं उनके पर कोई भी दबाव नहीं होता है, वो अपनी स्वेच्छा से सहकारी समिति का सदस्य बनता है। अगला मैं बात करूं तो अगला है फैसिलिटी या युग। अगला सिद्धांत है फैसिलिटी या सुविधा। समिति का कर्तव्य होता है कि सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, ताकि ऋण उचित ब्याज पर मिल सके और ऋण की राशि आसान किस्तों में अदा की जा सके। जो भी सहकारी समिति होती है, इस सहकारी समिति का कर्तव्य होता है कि सभी सदस्यों को समान रूप से वो सुविधाएं प्राप्त हो सके। अगला है प्रोमिक्सिमिटी या समीपता। क्या है, समीपता। प्रोमिक्सिमिटी या समीपता। अगर मैं बात करूं प्रोमिक्सिमिटी या समीपता की बात करूं तो सदस्य ऐसे व्यक्ति हो जो उस क्षेत्र में एक दूसरे से अच्छे से परिचित हो, यानी कि जान पहचान का हो। सदस्य हो जाने, जो भी सदस्य होते हैं समिति के, वो उस क्षेत्र के आसपास के वो जान पहचान के होने चाहिए। मिलजुल कर समिति का है वो कार्य करे, जिससे कि व्यक्ति का काम होता है वो आसानी से चल सके। उसके बाद में मैं बात करूं तो ओपन मेंबरशिप, खुली सहकारी सदस्यता। तो सदस्य बनने के लिए किसी भी प्रकार का है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओपन सदस्यता होनी चाहिए, खुली सदस्यता होनी चाहिए, ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी आदि को है जो समिति के सदस्य बनने पर वो नहीं देखा जाता है। व्यक्ति को सदस्य बनने का अधिकार होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का वितरण। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का वितरण। जो भी समिति से लाभ प्राप्त होता है, सहकारी समितियों से द्वारा लाभ का वितरण है सदस्यों की खरीद के आधार पर किया जाता है, ना कि हिस्से के आधार पर। जो सहकारिता होती है, सहकारिता का लाभ होता है वो सदस्यों की खरीद के आधार पर किया जाता है, ना कि
हिस्सेदारी पर। अगला है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, नॉन ऑन लो इंटरेस्ट, कम ब्याज दर पर ऋण को उपलब्ध करवाना, यह भी इनका मुख्य सिद्धांत है। इसमें सदस्यों को कम ब्याज दर पर है वो ऋण दिया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है अपितु सेवा करना होता है। जो सहकारिता होती है, सहकारी संस्थाओं का है जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, सेवा करना होता है। तो इनको है कम इंटरेस्ट पर है वो लोन दिया जाता है। अगला है कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, यानी कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहकारी संगठन प्राथमिक स्तर, जिला स्तर, प्राथमिक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग और समन्वय से काम करती है। तो ये इनके हो गए मुख्य 10 सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको मैं एक बार पुनः बता दूं, आप हेडिंग एक बार और याद कर लेना। उन पहला सिद्धांत है कोऑपरेशन या सहकारिता मान सकते हो। अगला है कि लोन ऑन लो इंटरेस्ट, यानी कम ब्याज दर पर है, अपन को कम लागत पर ब्याज मिलना चाहिए। अगला है लाभ का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का वितरण वो होना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं तो ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, यानी कि प्रोक्सिमिटी होनी चाहिए, सुविधा फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य को सुविधा मिलनी चाहिए। वॉलंटरी होते हैं जो एसोसिएशन होने चाहिए, यानी कि स्वेच्छा से अपने कार्य करने वाले होने चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं देना है। उसके अलावा उनके अंदर एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। फिर इकोनॉमी मितव्ययी ही होनी चाहिए, इक्वलिटी यानी कि सबके बीच में समानता होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से कोऑपरेशन के सिद्धांत है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अपना अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ द बेसिस ऑफ पर्पज एंड टाइम विथ सुटेबल एग्जांपल, यानी कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ में अपन को उद्देश्य और समय के आधार पर ऋण का वर्गीकरण करना है। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर और समय के आधार पर ऋण का वर्गीकरण करना है। अगर मैं समय की बात करूं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, समय की मैं बात करूं तो समय के आधार पर ऋण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालिक ऋण। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। पहले मैं बात करूं शॉर्ट टर्म लोन की, एसटीएल की बात करूं, शॉर्ट टर्म लोन, तो इनको वापस लौटाने की अवधि 6 से 18 माह की होती है। कितनी होती है? जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं इनको वापस लौटाने की अवधि होती है वो 6 से 18 माह की होती है, 6 to 18 मंथ के बीच में होती है। इसको फसली ऋणों को एसटीएल ऋण कहा जाता है। जो फसली ऋण होते हैं उनको अपन शॉर्ट टर्म लोन है वो बोलते हैं फसली ऋण को। किसको बोलते हैं? फसली ऋण होते हैं। इन फसली ऋण को अपन शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं। किसानों को इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता कृषि कार्यों जैसे बीज, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा के उपाय, मजदूरों के भुगतान आदि के लिए वो जरूरत पड़ती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म लोन होता है ये किसानों के लिए, कोई भी है कृषि कार्यों के करने के लिए, जैसे बीज खरीदना, उर्वरक खरीदना या पौधों की सुरक्षा के कोई उपाय करने, उनके लिए इनको आवश्यकता पड़ती है। अगला आता है मिड टर्म लोन, मध्यकालिक ऋण। कौन सा आता है? मध्यकालीन ऋण या मिड टर्म लोन। इनकी मैं बात करूं तो इनको वापस लौटाने की अवधि होती है वो 18 माह से 5 साल तक होती है। कितनी होती है? 18 माह से 5 साल तक इनको वापस लौटाने की अवधि होती है। इस प्रकार की लोन से किसान खेत में सुधार जैसे बिजली की मोटर को खरीदना है, दुधारू मवेशी खरीदना, भेड़ बकरी आदि को खरीदना, यह है जो लंबी अवधि के ऋण होते हैं। इनकी जो अवधि होती है वापस लौटाने की वो होती है 6 से 18 माह। तो उसके बाद में आते हैं दीर्घकालिक ऋण या एलटीएल। एलटीएल की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म लोन की मैं बात करूं तो इसकी अवधि होती है वो 5 साल से 20 साल होती है। कितनी होती है? इनको वापस लौटाने की अवधि होती है वो 5 साल से 20 साल की होती है। 5 साल से 20 साल की होती है। इसको अपन निवेश ऋण या इन्वेस्टमेंट लोन या टर्म लोन भी कहते हैं। जो एलटीएल होते हैं, एलटीएल को अपन इन्वेस्टमेंट लोन या टर्म लोन के नाम से जानते हैं। इनका उद्देश्य होता है वो भूमि को समतल करने हेतु जैसे स्थायी सुधार इन सब के लिए वो करते हैं। फॉर्म की इमारतों के निर्माण के लिए, कोई भी अपन को ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है कोई भी, तो उनके लिए ये अपन इन प्रकार के ऋणों को है वो लेते हैं। इस प्रकार के ऋण चुकाने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। ये आमतौर पर तरल प्रकृति के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? गैर तरल प्रकृति के ऋण होते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज, या उद्देश्य के आधार पर ऋण होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? अब बात करते हैं अपन उद्देश्य के आधार पर ऋण होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने ऋण होते हैं?
4 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण है वो है प्रोडक्शन लोन यानी कि उत्पादन ऋण। कौन सा है? उत्पादन ऋण। पहला ऋण है वो प्रोडक्शन लोन या उत्पादन ऋण है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट लोन या निवेश ऋण बोलते हैं अपन इनको, निवेश ऋण, निवेश ऋण। तीसरा जो लोन है वो है मार्केटिंग लोन यानी कि विपणन ऋण। कौन सा ऋण? मार्केटिंग या विपणन लोन। अगला है अपना कंजम्पशन लोन यानी कि कंजम्पशन, कोई भी अपन चीज का निर्माण कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका उपभोक्ता ऋण बोलते हैं, इनके नाम से अपन इनको जानते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्शन लोन की। यह है पर्पज के आधार पर है, उद्देश्य के आधार पर ऋण 4 प्रकार के होते हैं। इसमें अपन पहला ऋण पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन लोन। प्रोडक्शन लोन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो उत्पादन ऋण से अभिप्राय इस प्रकार के ऋण से है जिसमें किसान के ऋण लेने का उद्देश्य फसल उत्पादन को बढ़ाना होता है। जो अगर किसान है फसल उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई ऋण लेता है उसको अपन प्रोडक्शन लोन बोलते हैं। इसे सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन या एसएओ लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रॉप लोन भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन लोन की तो इसको अपन सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एसएओ, क्रॉप लोन, शॉर्ट टर्म लोन आदि नामों से वो जान सकते हैं। इनकी अवधि होती है वो 6 से 18 माह होती है। कितनी होती है? इनको वापस चुकाने की अवधि होती है वो 6 से 18 माह की होती है। अगला है अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश ऋण, निवेश ऋण, इन्वेस्टमेंट लोन की मैं बात करूं, निवेश ऋण की बात करूं तो इस प्रकार के ऋण से उद्देश्य होता है फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उपकरण वगैरह खरीदना। जो निवेश ऋण की मैं बात करूं तो इनका उद्देश्य होता है फार्म की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपन कोई भी उपकरण खरीदते हैं तो उसके लिए जैसे ट्रैक्टर पंप सेट खरीदना है, नलकूप खरीदना है, उनके लिए अपन जो ऋण लेते हैं उसको अपन इन्वेस्टमेंट ऋण बोलते हैं। अगला अपना आता है मार्केटिंग लोन या विपणन ऋण। विपणन ऋण से मैं बात करूं तो ये ऐसे ऋण से है जो किसानों को संकट की बिक्री यानी कि जब उनको उनके उत्पादन की सही कीमत नहीं मिल रही है या सही बिक्री नहीं हो पा रही है उस समय, उस स्थिति में रेगुलेटेड मार्केट और वाणिज्य बैंकों के द्वारा किसानों को वेयर हाउस रसीद के आधार पर अनेक उत्पादन का 75% है वो मार्केटिंग लोन प्रदान किया जाता है। अगर मैं मार्केटिंग लोन की बात करूं कि मार्केटिंग लोन क्या होता है, मार्केटिंग लोन किसान उस समय लेता है जिस समय किसान की है वो उपज तैयार हो गई है लेकिन उस उपज का उसको प्रॉपर भाव नहीं मिल पा रहा है। जैसे अपन को मान ले तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कोई भी अब अपन बात करते हैं जीरे की फसल है। किसकी फसल है? जीरे की फसल है और किसानों का है जीरा वो तैयार हो गया है और मान लो कोई किसान है उसके जीरा है 100 बोरी या 100 क्विंटल जीरा है उसको प्राप्त हो गया, उसकी उपज हो गई है। जीरे का भाव तो वैसे ही मैं मानूं तो 500 से 600 किलो रहता है। कितना रहता है? 500 से 600 किलो, 600 रुपए होता है वो पर क्विंटल रहता है, पर किलोग्राम में वो जीरे का भाव रहता है। लेकिन जब इस किसान के 100 किलो जीरो हुआ था उस समय वो जीरो के भाव थे 200 रुपए। कितने थे? 200 रुपए। अब किसान है अगर 200 रुपए के भाव से वो जीरे को मार्केट के अंदर बेचता है तो उसको है वो अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो किसान क्या करता है, वो जीरे को वेयर हाउस के अंदर है वो जमा करवा देता है और वेयर हाउस से रसीद प्राप्त कर लेता है। तो जो वाणिज्यिक बैंक होती है उन वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किसान को वेयर हाउस की रसीद का 75% है वो ऋण दिया जाता है। उस ऋण से वो किसान अपनी जो मजदूर होते हैं उनको मजदूरी चुकाता है। इस प्रकार के जो ऋण होते हैं उनको अपन मार्केटिंग लोन के नाम से जानते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगला है उपभोग ऋण या कंजम्पशन लोन। कौन सा ऋण? उपभोग ऋण, उपभोग ऋण। अगर मैं कंजम्पशन लोन या उपभोग ऋण की बात करूं तो ऐसे ऋण से है जो उत्पादन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए लिया जाता है। उत्पादन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से अपन कोई ऋण लेते हैं उसको अपन कंजम्पशन लोन या उपभोग ऋण कहते हैं। 2.5 वर्ष से कम के लिए दिया जाता है। जैसे ब्रांच मैनेजर पर्सनली चेक करके 5,000 तक है वो दे सकता है। जो कंजम्पशन लोन होते हैं इनकी अवधि होती है वो 2.5 साल से कम होती है और इसको है वो अधिकतम आय रुपए है वो 5,000 तक है किसान को है वो दे सकते हैं। वो भी बैंक मैनेजर चेक करके अपने स्तर पर देता है। लोन लेने वाला व्यक्ति जो एक समूह का हिस्सा होता है वो समूह के 3 व्यक्तियों का सिफारिश पर इस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। अगर कोई लोन लेने वाला व्यक्ति किसी समूह का हिस्सा है, किसी समूह का सदस्य है तो उस समूह के अगर 3 सदस्य जाके उसको बोल देते हैं कि इसको लोन दे दो तो उसको है वो उपभोग लोन है वो दे दिया जाता है।
अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व ग्रामीण बैंक की उत्पत्ति कार्यों के बारे में अपन को लिखना है, आरबीआई के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन अपना आरबीआई से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है अपना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में वो जानकारी प्राप्त करनी है। अगर मैं आरबीआई की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुई। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 1935 के अंदर है वो आरबीआई की है वो स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसकी स्थापना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 1934 के अनुसार की गई। आरबीआई की स्थापना किसके अनुसार की गई, किसके तहत की गई? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत है वो इसकी स्थापना की गई और इसका राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की मैं बात करूं तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 1949 के अंदर है वो किया गया। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई की मैं बात करूं कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ऑब्सरम स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑब्सरन स्मिथ थे, वो थे प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे। और मैं बात करूं प्रथम इंडियन गवर्नर की, प्रथम इंडियन गवर्नर की मैं बात करूं तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख है वो 1943 से 1949 तक है उनका कार्यकाल था सीडी देशमुख का। वो इंडियन गवर्नमेंट पहले इंडियन थे वो जो आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे। अगर मैं 25वें गवर्नर की बात करूं तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है जो 12 दिसंबर 2018 से है वो है। प्रारंभ में केंद्रीय कार्यकाल है वो कोलकाता के अंदर था। जो प्रारंभ है, प्रारंभ के अंदर आरबीआई का कार्यकाल था वो कार्यालय था, यानी कि जो ऑफिस था, हेडक्वार्टर था वो कोलकाता के अंदर था। लेकिन अब वर्तमान में ये मुंबई के अंदर का है, मुंबई के अंदर है वो आरबीआई का कार्यालय है। अगर मैं बात करूं उर्जित आर पटेल की, किसकी बात करूं? उर्जित आर पटेल की बात करूं तो इनका कुल जो क्षेत्रीय कार्यकाल है वो 29 रहा था, 29 रो में है ये रहे थे। 24 गवर्नर थे। कौन थे? 24 गवर्नर के रो में है वो उर्जित आर पटेल है वो रहे थे। लेकिन कुल मैं क्षेत्रीय गवर्नर की बात करूं कार्यकाल की तो वो 29वें थे। इन्हीं के समय है वो नोटबंदी है भारत में वो हुआ था। अब बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के कार्यों की बात करें तो बैंक नोटों के निर्माण को नियंत्रित करता है। इनका कार्य है नोटों के निर्माण को नियंत्रित करना। भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से परिशिक्षित वृद्धि रखना और सामान्यतः देश के हित में है मुद्रा ऋण प्रणाली परिचालित करना ये इनका मुख्य कार्य क्या है? नोटों का निर्माण करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व को बनाए रखना और उसके अलावा ये जो ऋण प्रणाली है उनको परिसंचालित करना इनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है। उसके बाद में मैं बात करूं और क्या क्या कार्य है तो मौद्रिक नीति तैयार करना। जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और निगरानी करना। मौद्रिक नीति को तैयार करना, मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन करना और मौद्रिक नीति का निगरानी करना कार्य है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना, परिचालन को योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, ये सब है वो आरबीआई की कार्य है। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कामकाज करना। आरबीआई है वो सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करती है। साख नियंत्रित करती है, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करती है। अब बात करते हैं निदेशक मंडल की। किसकी बात करते हैं? निदेशक मंडल की मैं अगर बात करूं आरबीआई के निदेशक मंडल की, आरबीआई के निदेशक मंडल की मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। रिजर्व बैंक का जो कार्यकाज है, जो कामकाज होता है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा है वो इनका कामकाज किया जाता है। इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड की नियुक्ति की बात करूं मैं तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड की नियुक्ति कौन करती है? भारत सरकार करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। यह नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। कितने के वर्षों के लिए होती है? 4 वर्ष के लिए है वो
केंद्रीय निदेशक बोर्ड की है वो नियुक्ति होती है और इनकी नियुक्ति होती है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है। गठन है सरकारी निदेशक, एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। इनके मैं अगर संगठन की बात करूं तो इनमें एक तो सरकारी निदेशक होता है, एक पूर्णकालिक गवर्नर होता है और 4 होते हैं वो अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। गैर सरकारी निदेशक होता है, एक होता है वो गैर सरकारी निदेशक होता है। सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और एक सरकारी अधिकारी होता है। अन्य 4 निदेशक होते हैं जो 4 स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक में से एक से वो सदस्य आता है। केंद्रीय बोर्ड के कार्य, अगर मैं केंद्रीय बोर्ड के कार्यों की बात करूं तो बैंकों का क्रियाकलाप की देखरेख करना और उनका निर्देशन करना मुख्य कार्य होता है। अब बात करते हैं अपन स्थानीय बोर्ड की। किसकी बात करते हैं? स्थानीय बोर्ड की मैं बात करूं तो स्थानीय बोर्ड है वो देश के कुल 4 क्षेत्रों में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के अंदर होते हैं। एक एक सदस्यता आती है, प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं। जो स्थानीय बोर्ड होते हैं उनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं, 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना इनका प्रमुख कार्य होता है। अब बात करूं मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं, उद्देश्य की बात करूं आरबीआई के, 1934 में एक्ट के रूप में वो पारित हुए बिल के अनुसार 1 अप्रैल 1935 से भारत का रिजर्व बैंक निरंतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो कार्य कर रहा है। सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार की ओर से भुगतान, लोन तथा विदेशी विनिमय लेन देन के साथ उक्त विषयों पर वह सरकार की सलाह देना, भारतीय रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्यों की स्थिरता में स्थिरता लाना, देश में मुद्रा तथा शाखों की मांग को, देश में मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित है विविध विषयों पर आंकड़े इकट्ठा करना और उन्हें प्रकाशित करना, इन सब का है वो मुख्य उद्देश्य होता है। विदेशों में मौद्रिक संबंध स्थापित करना, ये इनके क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि सहकारी विपणन के अर्थ, कार्यों एवं प्रकारों की क्या कीजिए। क्या क्वेश्चन है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है और उनके क्या कार्य होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में अपन को बताना है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में अपन को पूरी चर्चा करनी है। एक ऐसी व्यवस्था है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ किसानों और उत्पादकों का एक समूह या एक वर्ग जो अपनी उत्पादित की गई वस्तुओं या उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में बात करूं तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर जो उत्पादक होते हैं, इन उत्पादकों का एक समूह या एक वर्ग अपने उत्पादक जो की गई वस्तु होती है उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। मार्केटिंग उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में संपूर्ण किया जाता है। मार्केटिंग है वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो किसी भी वस्तु के उत्पादन से संपूर्ण किया जाता है। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य देकर वो सही समय पर उपजाई गई वस्तुओं को उपभोक्ताओं द्वारा क्रय लेने की क्रिया सहकारी विपणन कहलाती है। सहकारी विपणन क्या होती है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य देकर, जो किसान होते हैं उनको किसानों की जो उपज होती है उनका उचित मूल्य देकर वो सही समय पर उपजाई गई वस्तुओं को उपभोक्ताओं द्वारा क्रय कर लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? जो सहकारी विपणन या कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहलाती है। इनके मैं उद्देश्यों की बात करूं, इनके कोऑपरेटिव मार्केटिंग में उद्देश्यों की बात करूं कि पर्पज क्या है, इनके क्या है हमसे, तो भारत में सहकारी आंदोलन के पीछे 2 उद्देश्य है। पहला, किसानों को कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। पहला तो इनका क्या उद्देश्य है कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए वो कम ब्याज पर है वो ऋण उत्पादन करना या ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा है कि साहूकारों के पंजे से छुड़ाना, कृषकों की सौदा करने की शक्ति को मजबूत करना। दूसरा क्या कार्य है? जो साहूकार होते हैं इन साहूकारों के पंजे से किसानों को छुड़वाना इनका मुख्य कार्य होता है। अनावश्यक मध्यस्थों को हटाना, सदस्यों को उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करवाना, आर्थिक समितियों का वित्तीय मूल्यों की स्थिरता लाना, वस्तुओं का वर्गीकरण, प्रमाणीकरण और
यातायात सुविधा प्रदान करना इनके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। अगर मैं इनके ढांचे की बात करूं तो ढांचा होता है कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। वर्तमान में इस सहकारी विपणन के ढांचे की बात करूं तो इसमें पहला आता है नाफेड। क्या आता है? नाफेड। नाफेड की मैं बात करूं तो नाफेड का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन। क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन नाफेड का पूरा नाम होता है। नाफेड की स्थापना है वो 1947 के अंदर है, 1947 के अंदर है, 1947 के कृषि उपजाओं सहकारी विपणन हेतु की गई थी। राज्य सहकारी विपणन समितियां ये राज्य स्तर पर है और कार्यशील निकाय है। एक नंबर पहले यह जो नाफेड है अंतर्राष्ट्रीय पर, दूसरी राज्य पर है वो सहकारी राज्य सहकारी विपणन समितियां है, और केंद्रीय विपणन समितियां इनका कार्य जिला स्तर तथा अंतर जिला व्यापारों में होता है। प्राथमिक विपणन समितियां जो मंडियों या थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करती है। अब बात करते हैं अपन 2020-21 के क्वेश्चन पेपर की। कौन से क्वेश्चन पेपर की? 2020-21 के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो रिपीट हो चुका है, क्रेडिट भी रिपीट हो गया है। अगला है अपना रक्षित ऋण या सिक्योर्ड लोन्स। मैं अगर सिक्योर्ड लोन्स की बात करूं, रक्षित ऋण की बात करूं तो जो रक्षित ऋण होता है ये ऋण किसानों की चल और अचल संपत्तियों को बंधक रखकर या गिरवी रखकर दिया जाता है। रक्षित ऋण होता है। यहाँ जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं ये लोन्स है वो जो ऋण देने लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी किसी भी वस्तुओं को है जो चल संपत्ति या अचल संपत्ति को गिरवी रख के या बंधक रख के ये दिया जाता है। दाता को है इस पर कोई भी जोखिम नहीं होता है। ऋण दाता होते हैं उनको कोई भी जोखिम नहीं होता है। अगला है क्रॉप इंश्योरेंस या फसल बीमा। क्या है क्वेश्चन? क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, फसल बीमा क्या होता है? तो फसल बीमा से आशय है कि कुछ आकस्मिक घटनाओं जैसे बीमारी, कीट, अकाल के कारण उपज के घटने पर बीमा कंपनी व सरकार द्वारा नुकसान की भरपाई की जाती है। फसल बीमा की मैं बात करूं तो कुछ ऐसा आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है जैसे बाढ़ का आना या फिर कभी कभार टिड्डी का आक्रमण हो जाता है, कोई रोग आ जाता है, उसके कारण जो अपनी फसल में नुकसान हुआ है वो है जो विभिन्न संस्थाएं होती है, दो बीमा की संस्थाएं होती है, फाइनेंस संस्थाएं होती है, वो संस्थाएं और सरकार है उनका भुगतान करती है। अगला है कोऑपरेशन या सहकारिता। तो ये भी अपना है रिपीट हो चुका था। अब अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण क्या होता है उनके अंतर की बात करें तो संस्थागत होता है जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है ये एक व्यक्ति विशेष का न होकर अनेकों व्यक्तियों का समूह होता है। संस्थागत ऋण होता है एक व्यक्ति विशेष का न होकर बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, और जो गैर इंस्टीट्यूशनल होता है ये व्यक्ति विशेष का समूह होता है। अंतर लिखो ना, आप ध्यान रखना फ्रेश पेज से शुरू करना, ये ध्यान रखना आप अंतर हमेशा ही अपन को फ्रेश पेज से ही शुरू करना है। जो इंस्टीट्यूशनल ऋण होते हैं, जो संस्थागत ऋण होते हैं उनमें दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि नॉन संस्थागत में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होता है। संस्थागत में नियमन और नियंत्रण होता है जबकि नॉन संस्थागत में कोई भी नियमन और नियंत्रण नहीं होता है। ये एक संस्था होती है और वो कोई संस्था नहीं होती है। जो संस्थागत ऋण होता है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, गैर संस्थागत ऋण होता है वो आसानी से उपलब्ध होता है। सरकार, सहकारी समितियां या जो वाणिज्यिक बैंक, निगम होते हैं ये संस्थागत होते हैं, जबकि साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त आदि होते हैं वो गैर संस्थागत होते हैं। अगला अपना है समान किस्त परिशोधन ऋण और हास्यमान किस्त परिशोधन ऋण। अगले में अंतर की बात करूं तो अगला अंतर है अपना समान किस्त परिशोधन ऋण और दूसरा है हास्यमान किस्त परिशोधन ऋण अदायगी योजना। तो कुल ऋण एवं भुगतान अवधि के ब्याज की राशि सम्मिलित करके उसे समान रूप से किस्तों में विभक्त करते हैं, तो उसको अपन समान किस्त परिशोधन अदायगी ऋण बोलते हैं। जबकि जो हास्यमान किस्त परिशोधन ऋण की अदायगी होती है, इस योजना में ऋण चुकाने की राशि प्रति किस्त निरंतर कम होती रहती है। अगर प्रति किस्त ऋण चुकाने की राशि वो कम होती रहती है तो उसको अपन हास्यमान परिशोधन ऋण अदायगी योजना बोलते हैं, और अगर कम नहीं होती है तो उसको अपन समान किस्त परिशोधन ऋण अदायगी योजना बोलते हैं। किस्तकों को प्रति किस्त समान राशि में धन का भुगतान करना होता है
और इसमें मूलधन की राशि भुगतान अवधि में प्रत्येक किस्त में समान रहती है। प्रथम वर्ष मूलधन की राशि कम होती है, जबकि ब्याज राशि प्रथम वर्ष होती है वो अधिक होती है, और बाद में है वो धीरे धीरे हास्यमान में ब्याज राशि होती है वो कम होती जाती है। ये इस प्रकार की है। मूलधन की राशि धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ब्याज की राशि कम होती जाती है, जबकि हास्यमान में ब्याज की राशि धीरे धीरे कम होती जाती है और मूलधन के साथ ब्याज की राशि भी कम होती है। अब अपन अगला अंतर देखते हैं, आरबीआई। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन है आरबीआई के बारे में लिखना, भारतीय रिजर्व ग्रामीण बैंक के बारे में लिखना। इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1934 को की गई थी। इसके इतिहास की बात करूं तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा है दिए गए दिशा निर्देश एवं निर्देशन सिद्धांतों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की है वो स्थापना की गई थी। और इनके बारे में अपन है वो पिछले पेपर में पढ़ लिया था, आज वहां से आप इनका अवलोकन कर लेना एक बार। और मैं बात करूं 1 जनवरी 1949 को है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। सर ओसबोर्न स्मिथ है वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। और अगर मैं बात करूं प्रथम भारतीय गवर्नर की तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे, यानी सीडी देशमुख थे, वो प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। कौन है वर्तमान में 26वें गवर्नर है आरबीआई के? वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा है वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। इनके कार्य है वो आप वो देख लेना एक बार, पिछले पेपर सॉल्यूशन में अपन ने करवा दिया है। अगला है अपना फसल बीमा। क्या है फसल बीमा? क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है? फसल बीमा क्या होता है? फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 जनवरी 2016 को शुभारंभ किया गया था। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 जनवरी 2016 को है वो शुरू किया गया था। खरीफ 2016 में 21 राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन किया, जबकि 23 राज्यों तथा 2 संघ क्षेत्रों में राज्यों में रबी 2016-17 में इसका कार्यान्वयन किया गया था। खरीफ 2016 की बात करूं तो खरीफ 2016 में 21 राज्यों में इस योजना का है वो कार्यान्वयन किया गया। और जबकि मैं बात करूं रबी 2016 की तो 2016-17 की तो इसमें 23 राज्य और 2 संघ जो क्षेत्र थे उनमें है वो रबी 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया। दिनांक 31 मार्च 2017 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खरीफ 2016 में 12,85,68.94 करोड़ रुपीज की बीमित राशि के लिए वो किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमित फसल के खराब होने पर व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है, जिससे किसानों की आय को स्थिरता में मदद मिलती है। यह योजना सभी खाद्य और तिलहन फसलों, वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों जिनके पहले की पैदावारी डाटा उपलब्ध हो और जिसकी आवश्यक फसल कटिंग परीक्षण सीसीआई का संचालन व सामान्य फसल अनुमान सर्वे का भाग हो, उन सब में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? एकल खिड़की योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य बताना है। क्या सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है? एकल खिड़की योजना होती है, इसके क्या उद्देश्य है उनके बारे में अपन को बताना है। सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में अपन को बताना है। मैं बात करूं सिंगल विंडो सिस्टम की तो इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में की गई थी। सिंगल विंडो सिस्टम की बात करूं तो सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत है सितंबर 2021 के अंदर की गई। कब की गई? सितंबर 2021 के अंदर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2021 में वो इसकी शुरुआत की गई थी। यह अवधारणा
एक व्यापार सुविधा अवधारणा है। कैसी है? एक व्यापार सुविधा अवधारणा है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु गाइड के रूप में कार्य करता है। अगर मैं सिंगल विंडो सिस्टम की बात करूं तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार है अनुमोदन करने के लिए आवेदन करने हेतु गाइड करता है। यह सूचना एकत्रित करने और विभिन्न हितधारकों में से मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों को अलग अलग है प्लेटफॉर्मों कंपनियों का दौरा करने की सदस्यता को दूर करने व्यवसाय पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने का है वो कार्य करता है। अब इनके मैं बात करूं लाभ और उद्देश्यों की बात करूं कि सिंगल विंडो सिस्टम के क्या लाभ है और क्या उद्देश्य है, इनकी मैं बात करूं तो व्यापार प्रक्रिया में शामिल सरकारी एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जोड़ना। इनका लाभ और उद्देश्य की बात करूं, पहला लाभ और उद्देश्य क्या है कि व्यापार प्रक्रिया में शामिल सरकारी एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जोड़ना वो है। दूसरा है व्यापार और सरकार के बीच की लागत बचत करना। व्यापार और सरकार के लिए जो लागत होती है वो बचत करना। कार्गो रिलीज और निकासी में तेजी लाना। दोहराई गई प्रक्रियाओं को खत्म करके व्यापारिक समुदाय को लाभ देना, ये सब होते हैं इनके लाभ और उद्देश्य होते हैं। ये और भी बहुत सारे लिख रखे आप पढ़ सकते हो यहाँ से। पारदर्शी और पूर्वानुमान सीमा वातावरण बनाना। राजकोषीय और सीमा शुल्क ढांचे में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार बढ़ाना। भ्रष्टाचार को खत्म करना या भ्रष्टाचार को कम करना। सिंगल विंडो सिस्टम की मदद से लोग अपने चरित्र प्रमाण पत्र, सशस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट सत्यापन, ठेकेदारी प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी कई तरह की रिपोर्ट और सत्यापन नियत समय में हासिल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना कि फसल की उत्पादकता अनुमोदन के साथ साथ उसकी क्या क्या उपयोगिताएं है, सीमाएं बताना है। फसल बीमा के बारे में है, उनकी फसल की उत्पादकता अनुमोदन के साथ साथ में इसकी फसल बीमा की क्या क्या उपयोगिताएं हैं उन सब के बारे में अपन को बताना है। फसल बीमा एक तरह का बीमा होता है। क्या होता है? जो एक तरह का बीमा होता है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से होने वाली फसल के नुकसान के बचाता है। उत्पादकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी मैं अगर बात करूं तो उस पर उत्पादकता पर है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। अगर मैं सकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो किसान बीमा होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के डर के बिना किसी चिंता की खेती कर सकते हैं, इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। और नकारात्मक बात करूं तो किस मामलों में किसान बीमा होने के कारण लापरवाही बरत सकते हैं और जिसके कारण उत्पादकता कम हो सकती है। और मैं अनुमान की बात करूं, फसल बीमा का अनुमान लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे किसान की संख्या, बीमित क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति, तिरों, सरकार की नीतियां, उनके आधार पर। उपयोगिता की बात करूं इसके किसान के लिए क्या उपयोगिता है तो फसल बीमा किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। और बैंकों के लिए मैं अगर उपयोगी की बात करूं किसानों को ऋण देने में मदद करता है क्योंकि यह किसानों के डिफॉल्ट होने का कम खतरा रहता है। देश के लिए बात करूं तो फसल बीमा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करता है। और इनकी सीमा की बात करूं तो दावा प्रक्रिया कई बार होती है, जो दावा प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है जिससे किसानों को परेशानी होती रहती है। छोटे किसान होते हैं वो इन बीमा प्रीमियम का भुगतान करना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। बीमा कंपनियों की संख्या कम होती है जिससे किसानों को विकल्प सीमित हो जाते हैं, किसानों के पास जानकारी का अभाव होता है। ये होता है अपना फसल बीमा योजना। अगला है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं और सहकारिता के सिद्धांतों की व्याख्या करो। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को सहकारिता से क्या समझते हैं उनके बारे में सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। अगर मैं बात करूं सहकारिता की,
सहकारिता की बात करूं तो सहकारिता शब्द दो शब्दों से बना है, सह तथा कारिता। सह का अर्थ होता है साथ और कारिता का अर्थ होता है काम करना। सहकारिता शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और कारिता। सह का मतलब होता है साथ और कारिता का मतलब होता है कार्य करना, यानी कि साथ मिलकर मिलजुल कर जो अपन कार्य करते हैं उसको सहकारिता बोलते हैं, मिलजुल कर काम करना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपसी संगठन को सहकारिता कहते हैं, जिसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से वो समानता के आधार पर मिलजुल कर कार्य करता है। अब अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग जो विद्वान थे, उन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। अगर मैं बात करूं, स्ट्रिकलैंड की बात करूं तो सहकारिता व्यक्तियों के ऐसे संघ को सूचित करता है जिसमें लोग ईमानदारी से किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अगर मैं स्ट्रिकलैंड के अनुसार सहकारिता की बात करूं तो सहकारिता व्यक्तियों के ऐसे समूह को बोलते हैं, ऐसे संघ को बोलते हैं जिसमें लोग ईमानदारी से किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उसके बाद में मैं प्रोफेसर कार्ल वर्ट की बात करूं तो प्रोफेसर कार्ल वर्ट के अनुसार सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु आपस में संगठित होते हैं। प्रोफेसर हेरिक की मैं बात करूं तो प्रोफेसर हेरिक के अनुसार सहकारिता वो कार्य है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्ण सहयोग देकर लोग अपनी शक्तियों और साधनों का प्रयोग करके सबके लाभ का प्रबंधन करते हैं। अब मैं बात करूं इनके सिद्धांत की कि सहकारिता के क्या क्या सिद्धांत है। पहला है ऐच्छिक संगठन। सहकारिता स्वेच्छा सहकारिता का एक आधारभूत सिद्धांत है। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में इनके वो सिद्धांत पढ़े थे, तो मैं आपको यहाँ पर उनकी व्याख्या ना बता दूं। दूसरा है समानता। क्या है? इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। फिर समीपता है, अगला सिद्धांत है अपना समीपता। पारस्परिक सहयोग की भावनाएं होनी चाहिए, इनके पारस्परिक सहयोग की भावनाएं होनी चाहिए। एक सब के लिए और सब एक के लिए होना चाहिए। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, अर्थात प्रत्येक सब के लिए, सब प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये भावना होनी चाहिए। सहयोग की भावना होनी चाहिए। मितव्ययिता होनी चाहिए। कम खर्चीले होने चाहिए। सेवा की भावना होनी चाहिए। अगला क्या है? जनतंत्रीय प्रशासन है वो होना चाहिए। इनको सुविधा है वो मिलनी चाहिए। ये होते हैं सहकारिता के मुख्य सिद्धांत। आर्थिक प्रयोजन होना चाहिए, कम ब्याज पर ऋण देना। आर्थिक प्रयोजन, कम ब्याज पर ऋण देना, लाभ का वितरण, नैतिकता, आत्मनिर्भरता, समन्वय, कल्याण, ये सब होते हैं इनके सिद्धांत होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सहकारी शाख संरचना तथा एकल खिड़की व्यवस्था की पुनर्गठन की व्याख्या करो। राजस्थान में सहकारी खाद्य शाख संरचना और जो सिंगल विंडो प्रणाली है उसकी अपन को व्याख्या करनी है। राजस्थान में सहकारी शाख संरचना तथा एकल खिड़की की व्यवस्था का पुनर्गठन। राजस्थान सरकार ने राज्य में सहकारिता ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कदम है सिंगल विंडो सिस्टम। कौन सा कदम है? सिंगल विंडो सिस्टम। सहकारिता संरचना को मजबूत बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसानों को एक ही स्थान पर विभिन्न बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं को ऋण देने के आवेदन करना, इससे किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। पुनर्गठन में बहुत सारी जो पुनर्गठन हुआ है सिंगल विंडो सिस्टम से ऋण आवेदन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और देरी को कम करने में मदद मिलती है। राजस्थान सरकार है किसानों को वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए काम कर रही है ताकि वे अपने ऋण के बारे में वो सोच समझ कर निर्णय ले सके। अगला क्वेश्चन है कि अदायगी योजना के उपयुक्त उदाहरणों के एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ प्लान्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स बताना है अपन को। जो अदायगी योजना होती है, रीपेमेंट प्लान्स की होती है, उनको अपन को उदाहरण के साथ में समझाना है। रीपेमेंट प्लान की मैं बात करूं तो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल रीपेमेंट प्लान। अगर मैं रीपेमेंट प्लान की बात करूं तो ये पहला है, इसमें सिंगल रीपेमेंट प्लान। ऋण भुगतान की इस योजना में किसान के द्वारा प्राप्त धनराशि का नियत समय पर समाप्ति पर एक साथ भुगतान करना पड़ता है, जिसको अपन नियत सिंगल रीपेमेंट प्लान बोलते हैं। इसके मैं उदाहरण की बात करूं तो इसको है किसानों को एक साथ में वो ऋण को चुकाना पड़ता है। अगर मैं ब्याज ज्ञात करने के सूत्र की बात करूं, साधारण ब्याज की,
तो ब्याज है मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100 होता है, वो सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है। दूसरा है घटती हुई किस्त परिशोधन ऋण अदायगी योजना। कौन सी है? घटती हुई किस्त परिशोधन ऋण अदायगी योजना। इस योजना में ऋण चुकाने की राशि भुगतान अवधि में प्रत्येक किस्त में समान रहती है। ऋण चुकाने की जो राशि होती है वो भुगतान अवधि में प्रत्येक किस्त में समान रहती है तथा प्राप्त मूल धनराशि में किस्तों की संख्या का भाग देकर प्रति किस्त मूलधन के ब्याज की राशि को ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम ब्याज की अधिक होती है, प्रथम वर्ष में इसमें ब्याज अधिक होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, हाशिमान जो अदायगी योजना होती है इसमें क्या करते हैं, अगर मान लो अपन ने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए है, उसको अपन ने 5 साल के अंदर वापस चुकाना है, तो प्रथम वर्ष अपन 1,000 रुपए चुकाएंगे, तो उसको अपन ब्याज देना होगा वो 5,000 रुपए का देना है। दूसरे वर्ष अपन 1,000 रुपए और चुकाएंगे, तो अब अपन ब्याज देंगे वो 4,000 रुपए का देगा। इसमें मूलधन की राशि तो समान रहती है, जो ब्याज होता है उस ब्याज की मात्रा होती है वो घटती जाती है। वो है ये उदाहरण दिया हुआ है, आप इस उदाहरण से वो समझ सकते हो। और तीसरी योजना है वो है समान किस्त परिशोधन योजना। और ये समान किस्त परिशोधन योजना में क्या होता है कि इसमें ऋण भुगतान अवधि के ब्याज की राशि को सम्मिलित करके उसे समान रूप से किस्तों में विभाजित कर दिया जाता है। किसान को प्रति किस्त समान राशि धनराशि का भुगतान करना होता है। ऋण भुगतान को इस अदायगी योजना में प्रथम वर्षों की मूलधन की राशि कम तथा ब्याज की राशि अधिक होती है और धीरे धीरे मूलधन की राशि कम होती जाती है। मूलधन की राशि होती है वो बढ़ती जाती है, ब्याज की राशि होती है वो कम होती जाती है। और इसके राशि से जो ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू ब्याज की दर बटा 1 माइनस 1 प्लस ब्याज की दर माइनस वर्ष होता है, ये सूत्र होता है। बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कृषि विकास में कृषि वित्त के महत्व की व्याख्या करनी है। जो कृषि वित्त होता है इसमें भारत सरकार की जो कृषि विकास में क्या योजना है उनके बारे में अपन को बताना है। मूरे के अनुसार मैं एग्रीकल्चर फाइनेंस बात करूं तो किसी भी संगठन एवं कृषि से संबंधित ऋण देने वाली एजेंसियों तथा समितियां जो कृषि में ऋण देने की इच्छुक होती हैं, जिनसे किसानों द्वारा ऋण लेने की आर्थिक अध्ययन करना होता है। यह ऋण की है जो अलग अलग, अब अपन बात करते हैं महत्व की। महत्व की बात करूं तो कृषि वित्त देश के विशिष्ट एवं समष्टि दोनों स्तर पर कृषि सामाजिक आर्थिक विकास है वो कार्य करता है। कृषि वित्त सीमित संसाधनों को बावजूद फॉर्म बिजनेस में है वो बढ़ाता है। कृषि वित्त के सहयोग से हमें नए तकनीकी साधन है, नए तकनीकी साधनों को खरीद सकते हैं और उनके माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। कृषि वित्त से जब कोई हम नई तकनीकी साधन खरीद कर उनके माध्यम से हम उत्पादकता बढ़ाते हैं तो अपन को अधिक लाभ होता है। क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन में कमी आएगी। लीवर की भांति है कृषि वित्त है वो लीवर की भांति होता है जो कि आर्थिक विकास के लिए व्यष्टि एवं समष्टि दोनों स्तर पर एक साथ में कार्य करता है। देश के प्रमुख लघु और लघु सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण, उर्वरक और कीटनाशक संयंत्रों की स्थापना के लिए कृषि प्रचार कार्यक्रमों के लिए अपन को कृषि लोन की एग्रीकल्चर लोन की आवश्यकता होती है। अब मैं बात करता हूँ 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की। 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसमें पहला है नेटवर्थ या शुद्ध संपत्ति क्या होती है। पहली डेफिनेशन क्या है, नेटवर्थ या शुद्ध संपत्ति किसी व्यक्ति या कॉरपोरेशन की कुल संपत्ति में से उसकी देनदारियों को घटाने के बाद बची हुई रकम नेट वर्थ है वो कहलाती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉरपोरेशन है उसके पास जितनी राशि है उसमें से उसकी देनदारियों को हटा देते हैं, उसके पीछे बाद में जो राशि बढ़ती है उसको अपन शुद्ध संपत्ति के नाम से जानते हैं। कुल संपत्ति माइनस कुल देन राशि होती है उनको घटा देते हैं तो अपन को नेटवर्थ प्राप्त हो जाती है। दूसरा है लीड बैंक या अग्रणी बैंक। लीड बैंक क्या होता है कि लीड बैंक आधुनिक पद्धति की देन है। इसमें निश्चित बैंक को विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है और ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षण करता है। लीड बैंक होता है
वो किसी विशेष क्षेत्र के अंदर घोषित कर देते हैं और ग्रामीण सर्वेक्षण का एक कार्य करता है। उन उपक्रमों का पता लगाता है कि जिनके विकास के लिए ऋण प्रदान किया जा सकता है। अगली डेफिनेशन है कोऑपरेटिव क्रेडिट। ये सब है दोबारा हो चुकी है, कोऑपरेशन 2019-20 में, क्रेडिट भी 2019-20 में। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ लोन, यानी कि संस्थागत ऋण के स्रोत क्या है, इस पर है वो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, अपने हिसाब से अधिक ब्याज दर वसूल करते हैं और उचित समय पर ऋण प्राप्त नहीं होता है इनको। अब अंतर की बात करूं तो अंतर है वो दिया हुआ है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट और आय विवरण है, इनके बीच में अपन को अंतर बताना है। बैलेंस शीट बतानी है कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है, पैसा कहाँ पर खर्च किया गया है ये बैलेंस शीट बताती है, और आपका स्रोत के बारे में विवरण बताती है, और आय के स्रोत है उनके बारे में विवरण है वो इनकम स्टेटमेंट बताती है। बैलेंस, कंपनी को बैलेंस शीट दिखाना जरूरी होता है और ये रिपोर्ट में उल्लेख जरूरी है। बैलेंस शीट होता है वो कंपनी को दिखाना जरूरी होता है और रिपोर्ट के अंदर भी इसका उल्लेख जरूरी है। जो स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट लाभ नुकसान के बारे में अपन को जानकारी देता है, इनकम स्टेटमेंट होता है वो लाभ तथा हानि के बारे में जानकारी देता है। शीट बैलेंस किस क्षेत्र में किस फील्ड में किया गया है, किस क्षेत्र में कोई भी कार्य है किस फील्ड में किया गया है ये बताता है, और चाहे लाभ हो या हानि हो अपन को स्टेटमेंट है वो दिखाना चाहिए। इस प्रकार के बिजनेस में सभी खाते बैलेंस शीट में वो दिखाई देते हैं। और अगर मैं बात करूं लोन स्टेटमेंट की बात करूं तो ये बैंक का दिखाना अनिवार्य नहीं होता है। अगला अंतर है अपना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 के अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है 26 सितंबर 1975 के अध्यादेश तथा 1976 के आरआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई, और आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरआर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है नरसिम्हा समिति की सिफारिश के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के समय में ये लागू की गई थी, जबकि जो क्षेत्रीय आरबीआई है, आरबीआई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। आरआरबी का पहला नाम है वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था, और आरबीआई है इसकी प्रथम स्थापना कोलकाता में की गई और वर्तमान में इसकी है वो मुख्यालय वो मुंबई के अंदर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत है वो 20 अक्टूबर 1975 से है वो की गई थी। ये इनके बीच में मुख्य अंतर होता है। अगला है समय के आधार पर ऋण का वर्गीकरण। समय के आधार पर ऋण 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण को अपन फसल क्रॉप लोन्स भी बोलते हैं। इनकी अवधि होती है वो 6 से 18 माह की होती है। मध्यकालिक ऋण होते हैं वो 18 से 5 वर्ष तक के होते हैं, 18 माह से 5 वर्ष तक के होते हैं, और दीर्घकालिक ऋण होते हैं वो 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के होते हैं। ये अपन पिछले पेपर में कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। 2023-24 में पहला क्वेश्चन है कृषि वित्त। यह है कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कृषि वित्त किसी भी संगठन एवं कृषि से संबंधित ऋण देने वाले एजेंसियों तथा समितियां जो कृषि ऋण के इच्छुक से हैं किसानों के द्वारा ऋण लेने का आर्थिक अध्ययन किया जाता है। अगला है की लोन्स। की लोन एक प्रकार का कृषि ऋण है जो किसानों को कृषि उत्पादकों को गिरवी रखकर दिया जाता है। की लोन होता है ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर लोन ही होता है। ये है जो किसानों को कृषि उत्पादकों को गिरवी रख के ये दिया जाता है। अगला है विपणन ऋण या मार्केटिंग लोन। क्या होता है? मार्केटिंग ऋण से अभिप्राय है कि किसान अपने कृषि उत्पाद को बेचने के लिए जो ऋण लेता है उसे अपन को विपणन ऋण बोलते हैं। यह है जो 75% के आधार पर दिया जाता है। वेयर हाउस की रसीद का 75% दिया जाता है। अगला है आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट। ये एक लाभ और हानि का, ये भी एक रिपीट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। इकाई लागत। इकाई लागत किसी उत्पाद या सेवा की एक इकाई बनाने में लगने वाली कुल लागत को दर्शाता है। इकाई लागत होता है यह किसी उत्पाद या सेवा की एक इकाई बनाने में
जो लागत लगती है उसको दिखाता है। इसे सरल शब्दों में समझे तो ये किसी एक उत्पाद को बनाने में कितना खर्च आता है ये अपन को बताता है। अगला मैं बात करूं अंतर के बारे में बात करूं तो इसके अंतर है वो है, पहला है स्वयं परिसमापन ऋण और दूसरा है आंशिक परिसमापन ऋण। तो ये अंतर भी है 2018-19-20 के क्वेश्चन में पूछा गया है। इस प्रकार के ऋण में खरीदे गए साधनों के द्वारा बहुत जल्दी आय प्राप्त होती है और आंशिक परिसमापन ऋण की मैं बात करूं तो इसमें ऋण से खरीदे गए साधनों के द्वारा कुछ समय बाद में अपन को आय प्राप्त होती है। जो स्वच्छ परिसमापन ऋण होता है इनकी अवधि 6 से 18 माह होती है और जो आंशिक परिसमापन ऋण होता है इनकी अवधि 2 से 5 वर्ष तक होती है। इनमें समय होता है वो कम लगता है, इनमें समय अधिक लगता है। कम मात्रा में ऋण दिया जाता है, ये अधिक मात्रा में ऋण दिया जाता है। ये अंतर है अपन ने पिछले पेपर में कर लिया है, आप उसका वहां पर अवलोकन कर सकते हो। अगला है बंधक और दृष्टि बंधक, मॉर्टगेज और हाइपोथेकेट, यानी कि बंधक और दृष्टि बंधक के बीच में अंतर बताना है। मॉर्गेज एक प्रकार का ऋण समझौता है। मॉर्गेज की मैं बात करूं तो ये एक ऋण समझौता होता है जिसमें संपत्ति जैसे जमीन, घर को ऋणदाता बैंक वित्तीय संस्थान को संपार्श्विक के रूप में रखा जाता है। और जबकि हाइपोथिकेशन की मैं बात करूं तो हाइपोथिकेशन में संपत्ति का स्वामित्व ऋणदाता को हस्तांतरित नहीं होता है। मॉर्गेज संपत्ति का स्वामित्व ऋणदाता को हस्तांतरित किया जाता है। मॉर्गेज के तहत संपत्ति का स्वामित्व होता है वो ऋणदाता को हस्तांतरित किया जाता है, जबकि हाइपोथेकेशन में जो संपत्ति का स्वामित्व है वो ऋणदाता को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। इसमें ऋण चुकाया नहीं जाता है और जो हाइपोथेकेशन में ऋण है वो चुकाया जाता है। अब बात करते हैं अपना अगला नेफेड के बारे में और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के बारे में अपन बात करते हैं। नेफेड की मैं बात करूं तो नेफेड का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। नेफेड की अगर मैं बात करूं तो नेफेड का फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया है वो नेफेड की फुल फॉर्म होती है। यह तिलहन तथा दलहन की न्यूनतम मूल्य पर खरीद हेतु मूल्य संवर्धन योजना के लिए केंद्रीय मॉडल एजेंसी है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो नेफेड होता है ये भारत की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत है पंजीकृत सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नाफेड की मैं बात करूं तो नाफेड की स्थापना है वो 2 अक्टूबर नाफेड की स्थापना कब की गई, 2 अक्टूबर 1958 को की गई। कब की गई, 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना की गई थी। नाफेड की स्थापना कृषि उत्पादकों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी, जो ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नाफेड की स्थापना है वो कृषि उत्पादों की सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी। नाफेड के सदस्य के रूप में किसान है जिन्हें नाफेड के क्रियाकलापों की सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करूं तो कृषि उद्यान कृषि एवं वन उत्पादन विपणन संस्थान, भंडारण व्यवस्था करना, उन्नयन और विकास योजना, कृषि यंत्रों और अन्य प्रकार के उपकरणों का वितरण करना। नेफेड की मैं बात करूं तो ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को क्रियान्वित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। अब बात करते हैं अपन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की मैं बात करूं तो केसीसी की शुरुआत है अगस्त 1998 में की गई। कब की गई, केसीसी की बात करूं तो केसीसी की शुरुआत है वो अगस्त 1998 के तहत की गई। कब की गई, अगस्त 1998 के तहत है वो केसीसी की शुरुआत की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इनके अगर मैं केसीसी के उद्देश्य की बात करूं तो समय पर वो पर्याप्त रूप से बैंकिंग सिस्टम द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वो सरल तरीके से अपनी खेती और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके तहत किसानों को लोन मिलता है जिसको आप सभी जरूरतमंदों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। फसल कटाई के बाद का खर्च, फसल बेचने के लिए आए खर्चों का पूरा करने के लिए, किसानों को घर के खर्चों के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए,
इन सब के लिए इनको लोन मिलता है। कीटनाशक आदि खरीद सकते हैं अपन, खेती से जुड़े खर्च निकाल सकते हैं। 2004 में इस योजना को कृषि संबंधी और गैर कृषि कार्यों में निवेश के लिए लोन की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आगे बढ़ाया गया था। अब बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की कि ऋण को परिभाषित करते हुए इसका वर्गीकरण दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ऋण को परिभाषित करते हुए इसके वर्गीकरण को अपन को बताना है। ऋण क्या है, ऋण को परिभाषित करते हुए इसके वर्गीकरण को बताना है। ऋण की मैं बात करूं तो ऋण या लोन वह धनराशि है जो किसी निश्चित उद्देश्य से निश्चित परिस्थितियों में ब्याज के साथ प्रदान किया जाता है। कि वह धनराशि जो किसी निश्चित उद्देश्य से निश्चित परिस्थितियों में ब्याज के साथ प्रदान किया जाता है उसे ऋण कहते हैं, और जिसको यह बाद में चुकाते हैं। अगर मैं बात करूं गोल्डबरिथ की बात करूं तो गोल्डबरिथ के अनुसार क्रेडिट से अभिप्राय किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को अन्य व्यक्तियों को अस्थायी रूप से हस्तांतरित करना जिसके पास में नहीं है। प्रोफेसर गेलबर्थ के अनुसार व्यक्ति के पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को किसी अन्य व्यक्तियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना जिसके पास वो संपत्ति नहीं है। अब मैं इसके वर्गीकरण की बात करूं तो पहला है समय के आधार पर। समय के आधार पर ऋण को 3 भागों में बांटा गया है, अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। ये अपन ने पिछले पेपर में पढ़ लिया है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर ऋण को 4 भागों में बांटा गया है, प्रोडक्शन लोन, इन्वेस्टमेंट लोन, मार्केटिंग लोन और कंजम्पशन लोन। यानी उत्पादन ऋण, निवेश, विपणन और उपभोग। इनको भी अपन ने पिछले पेपर में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद में सुरक्षा के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पर्सनल सिक्योरिटी लोन यानी व्यक्तिगत सुरक्षा ऋण, संपार्श्विक सुरक्षा ऋण, चार्टेल ऋण और बंधक ऋण। जो सुरक्षित ऋण है ये 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा ऋण, संपार्श्विक सुरक्षा ऋण, चार्टेल ऋण, बंधक ऋण। असुरक्षित ऋण फिर ऋणदाता के आधार पर ऋण 2 प्रकार के होते हैं, संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत ऋण पर सरकार के द्वारा वो अधिकार, नियंत्रण, नियमन रहता है। गैर संस्थागत होते हैं वो रिश्तेदार, सेठ, साहूकार होते हैं। अब अगला है तरलता के आधार पर ऋण। तरलता के आधार पर ऋण 2 प्रकार के होते हैं, स्व तरल ऋण और आंशिक तरल ऋण, यानी कि सेल्फ इक्विडेटिंग लोन्स और पार्टिलरी इक्विडेटिंग लोन्स। इन सभी प्रकार के ऋण है वो अपन पिछले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपने रिवाइज हुए रखे हैं। अगला है दृष्टिकोण के आधार पर। दृष्टिकोण के आधार पर ऋण की मैं बात करूं तो ये 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण। फिर है संपर्क के आधार पर। संपर्क के आधार पर मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष ऋण और अप्रत्यक्ष ऋण है वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है सहकारी खेती के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सहकारी खेती के विभिन्न प्रकारों का वर्णन अपन अच्छी तरीके से पिछले पेपर में कर चुके हैं। कृषि ऋण प्रबंधन की 3R और 5C सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन है, जो कृषि ऋण होता है, कृषि ऋण के सिद्धांत होते हैं 3R और 5C। इन 3R और 5C सिद्धांतों का अपन को व्याख्या करनी है। सहकारी खेती की परिभाषा अपन अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है, आपको एक बार यहाँ पर आप देख लेना। सहकारी खेती के अपन को प्रकार है ये भी अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ लिए हैं, इनको आप एक बार यहाँ अवलोकन कर सकते हो। और सहकारी खेती के प्रमुख कार्य है ये यहाँ पर दिए गए हैं। यह भी अपन ने पिछले पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं ऋण एनालिसिस, ऋण विश्लेषण, और इसके तहत 4R सिद्धांत और 3C सिद्धांत। 4R सिद्धांत क्या है, रिटर्न ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, रिटर्न निवेश से प्रतिफल। दूसरा है रीपेमेंट कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी और रीपेमेंट प्लान्स। रीपेमेंट प्लान्स भी है वो 2-3 प्रकार के होते हैं, इसमें सिंगल रीपेमेंट प्लान। और उसके बाद में अपन बात कर रहे थे 3C सिद्धांत, यहाँ पर 5C सिद्धांत पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, 5C सिद्धांत। तो 3C में कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल आता है। 3C में कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल आता है, जबकि मैं 5C की बात करूं तो 5C में कैरेक्टर,
5C में क्या होता है, 3C की बात करूं तो 3C के तहत करेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल आता है। और 5C की बात करूं, 5C में समपार्श्विक यानी कि कोलेटरल और कंडीशंस, समपार्श्विक और स्थितियों को है वो जोड़ा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अपना रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कोऑपरेशन को परिभाषित कीजिए तथा कोऑपरेशन के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन है अपना रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। नाबार्ड के उद्देश्यों और कार्यों को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है। भारत में कृषि सहकारिता कृषि ऋण संरचना को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन है अपना रिपीट हो चुका है। यानी कि 2023-24 का पेपर था वो लगभग पूरा रिपीट हो चुका था। ये होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने का फायदा। इनको आप एक बार वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के इनको आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैंने एक बार आपको समझा दिया है, बार बार समझाने से कुछ मतलब रहने वाला है नहीं। इस राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया था नाबार्ड के बारे में। अगला है सहकारी जो ऋण संस्थाएं होती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में भी है ये बताया हुआ है। ये भी अपने पिछले पेपर में कर लिया था, वहां पर पेन से लिखा हुआ था और यहाँ पर टाइप किया हुआ है, इतना ही फर्क है। तो ये है अपना पिछले 4 से 5 साल के AGCON211 के पेपर सॉल्यूशन किया है। मुझे आशा है कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दें। अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।